हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समाप्त कर लिया है। तो अगर आपने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएँ, वो वीडियोज़ देखें और लाभ उठाएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और आप धैर्यपूर्वक इसे पढ़ें, इसे नोट्स तैयार करें इसका, और ये आपके लिए बहुत सहायक होगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़, इसका प्रयोग वाक्य में किस प्रकार किया जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, मतलब वैसी क्रिया के बारे में बताने के लिए जो भूतकाल में संपन्न हो चुका है। ठीक है, इस काल का प्रयोग ऐसे क्रिया के लिए होता है जो भूतकाल में समाप्त हो गया है। जैसे उदाहरण आप देखें, कैसे पता चलेगा कि ये भूतकाल में समाप्त हुआ है या नहीं। जैसे वह मेरे पास आया मतलब वो अभी नहीं आ रहा है, वो आ चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, ये काम समाप्त हो चुका है। जैसे इसका इंग्लिश है ही केम टू मी, राम ने सुग्रीव की मदद की थी। ठीक है, राम हेल्प्ड सुग्रीव। तो ऐसे वाक्यों से आप देखते हैं कि यह पता चलता है कि यह वाक्य समाप्त हो चुका था, भूतकाल में ही यह काम खत्म हो चुका था। जैसे दशरथ अयोध्या में राज करते थे, दशरथ रेन्ड इन अयोध्या। इसमें जी साइलेंट होता है, रेन्ड पढ़ते हैं इसको। ठीक है, इसका और प्रयोग है कि टू इंडिकेट ए हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, मतलब कि बीते हुए समय में किसी व्यक्ति की कोई आदत को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस काल का प्रयोग भूतकाल में किसी कार्य को करने की आदत का बोध करने में होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं उदाहरण में कि वह उन लोगों को ठगा करता था, मतलब ये उस व्यक्ति की आदत रही होगी कि वह किसी को ठगा करता था भूतकाल में। अब नहीं ठगता, वो बात अलग होगी, लेकिन भूतकाल में वो ये काम किया करता था जिसको ये दिखा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही यूज टू चीट दैम। ठीक है, मैं रोज मंदिर जाया करता था, आई यूज टू गो टेम्पल एवरी डे। ठीक है, फिर है तुम वहाँ जाया करते थे, यू यूज टू गो देयर। मतलब ऐसे वाक्य में हम देखते हैं कि यूज टू का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य की आदत को रखता हो। ठीक है, यहाँ आप इसके तीसरे प्रयोग को देखते हैं कि टू इंडिकेट अनरियल पास्ट आफ्टर एज इफ, एज थो, एज वे, आई विश, इफ ओनली, इट इज़ टाइम, etc। मतलब कि यहाँ पर अनरियल पास्ट को, मतलब कि जो असली नहीं है, ठीक है, जो घटना असली नहीं है वैसी घटनाओं का जिक्र करने के लिए, और ख़ासकर एज इफ़, एज थो, आई विश, इफ़ ओनली या इट इज़ टाइम के बाद इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो वही चीज़ हिंदी में है कि एज इफ़, एज दो, आई विश, इफ़ ओनली, इट इज़ टाइम इत्यादि के बाद अनरियल पास्ट का बोध, अनरियल मतलब हो गया जो असली नहीं है, उसका बोध कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि वह ऐसे बात करता है जैसे वह मेरा बॉस हो। देखिए यहाँ पर इस वाक्य में कहीं भी आपको ये वाक्य पढ़कर नहीं लगेगा कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए कि वह ऐसे बात करता है जैसे वह मेरा बॉस हो। इस वाक्य में कहीं भी पास्ट का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन आप इसका अनुवाद देखें, ही टॉक्स एज इफ ही वेयर माई बॉस। यहाँ वेयर का प्रयोग किया गया जो कि पास्ट टेंस है ना। फिर है काश मैं एक राजा होता, इफ़ आई विश आई वेयर ए किंग। यहाँ भी वेयर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जो कि ये दिखाता है कि कोई इच्छा है। फिर है यह समय है जब हमने टेनिस खेलना शुरू किया, इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस।
तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं V2 का प्रयोग किया गया है, जो कि इसको पास्ट टेंस के होने को दर्शाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो इसके प्रयोग थे कि इस वाक्य का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में किया जाता है। अब हम आते हैं अनुवाद कैसे करें। यहाँ तो मैंने उदाहरण दिए, आपको अनुवाद कर भी दिया, लेकिन आप नहीं सीख सके कि कैसे अनुवाद करें। तो यहाँ हम अब सीखेंगे कि कैसे हम वाक्य को पहचानेंगे, कैसे उसका अनुवाद करेंगे, इसके बारे में यहाँ बात करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं पहचान के लिए कि जब हिंदी वाक्यों की क्रियाओं की बनावट धातु प्लस आ, दीर्घई और ए, या फिर इसके बाद प्लस अगर था, थी, थे, रहे या ना रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये लगा भी है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लगा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो तो इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद प्रायः पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, पहचान को आप समझ लें। धातु मतलब हो गया क्रिया, क्रिया के अंत में आ लगा रहे। जैसे कि अगर पढ़ना है धातु तो उसमें जो है आ लगा रहेगा, पढ़ा। ठीक है, और जैसे खेल दौड़ा है तो दौड़ना का दौड़ा हो जाएगा। ठीक है, दौड़े हो जाएगा, दौड़ी हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं लास्ट में था, थे, थी लगा हुआ रहे या न रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह के वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे या सिंपल पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया के वर्ब टू फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब वर्ब का जो रूप है, अब आपको यहाँ पर वर्ब के रूपों को याद करना होगा। आपको किसी एक किताब ले लीजिए, किताब में आपको जो है वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 ये दिया रहता है, उसे आप ज़रूर याद कर लें ताकि आप वाक्यों का अनुवाद सही कर सकें। अब जैसे स्ट्रक्चर को मैंने लिख दिया है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब मैंने कह भी दिया कि वर्ब टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ लिखा है आग लगी। ठीक है, यहाँ दीर्घईकार का प्रयोग किया गया। तो आप इस वाक्य में देख रहे हैं कि ये काम संपन्न हो चुका है, ये पास्ट टेंस का वाक्य है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ए फायर ब्रोक आउट। ब्रोक V2 का, ब्रेक का V2 ब्रोक है और ब्रोक आउट का अर्थ होता है आग लगना। ठीक है, ए फायर ब्रोक आउट। फिर है सीता गई थी, यहाँ थी लगा दिया गया है। अगर नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं थी, सीता गई, सीता वेंट, इस तरह से बनता। फिर है उसने एक चिट्ठी लिखी थी, यहाँ भी थी लगा दिया गया। अगर हम थी नहीं भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसने एक चिट्ठी लिखी, ये भी हो सकता है। तो ही रोट ए लेटर। फिर है तुमने उसे एक पुस्तक दी, यू गेव हर ए बुक। यहाँ आप थी लगा सकते थे कि तुमने उसे एक पुस्तक दी थी, तो उसका भी यही हो जाता सेम टू सेम कि यू गेव हर ए बुक। ठीक है, अब हम आते हैं निगेटिव फॉर्म पर। तो निगेटिव के लिए बच्चों प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था कि नॉट का प्रयोग हमेशा एक सहायक क्रिया के साथ होता है। लेकिन जैसा कि अभी आप ये ऊपर के स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट है, कोई भी सहायक क्रिया वाक्य में नहीं है। तो पास्ट टेंस में हम लोग को सहायक क्रिया भी V2 की ही चाहिए। तो जैसे आपने प्रेजेंट टेंस में देखा था डू डज का प्रयोग किया जा रहा था, तो डू आपका V1 था, डज आपका V5 था। तो यहाँ पर V2 के रूप में जो है हम लोग डू का V2 डिड का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा निगेटिव में, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। अगर निगेटिव होगा तो आप तो ये निगेटिव बना ही रहे हैं, तो नॉट का प्रयोग करेंगे डिड के तुरंत बाद। और उसके बाद वर्ब का पहला रूप याद रखेंगे बच्चों कि वाक्य में केवल एक ही V2 हो सकता है। आप इस वाक्य में देख रहे हैं डिड लग चुका, डिड एक V2 है। तो एक V2 जब हो चुका तो दूसरा आपका V1 बन जाएगा, वो V2 नहीं रहेगा। तो वाक्य में केवल एक ही V2 होता है, इसे हम ध्यान रखेंगे। तो आप क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप चाहें तो डिड और नॉट को एक साथ लिखकर डिडंट बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे उदाहरण मैंने दिया है कि तुमने मुझे चेतावनी नहीं दी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में दीर्घईकार है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का ही वाक्य है। तुमने मुझे चेतावनी नहीं दी, यू डिड नॉट वार्न मी।
ठीक है, चेतावनी देना का अर्थ होता है वार्न। आप यहाँ देख सकते हैं वाक्य में जब डिड का प्रयोग हुआ तो उसके तुरंत बाद मैंने नॉट का प्रयोग किया है, और वार्न का V1 ही मैंने प्रयोग किया है, वार्न V2 प्रयोग नहीं किया है। फिर है, उसने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, ही डिड नॉट ट्राई टू किल मी। इस तरह से हमने बनाया। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं डिड के बाद नॉट और फिर V1 का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस वाक्य में आप देखेंगे बच्चों कि दो क्रियाएं हैं, मारना और कोशिश करना, है ना। तो ऐसे वाक्यों में मैंने बताया है कि जब वाक्य में दो क्रियाएं हों तो पीछे वाली क्रिया को आप मुख्य मानेंगे और आगे वाली क्रिया को जो है आप 2+V1 मतलब इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो दो क्रिया हैं, एक है मारना और दूसरा है कोशिश करना। तो कोशिश करने को हम मुख्य क्रिया मानेंगे, तो ट्राई रूप में डाला है मैंने, और दूसरा है मारना, तो उसका है टू किल, 2+V1 इन्फिनेटिव रूप। ठीक है, ये मैंने प्रेजेंट टेंस में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ जाकर देखें। फिर है, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता था। यहाँ पर भी जाना और चाहना दो क्रियाएं हैं। तो पहले चाहना का बनाएंगे, आई डिडंट वांट टू गो टू स्कूल। तो पहली क्रिया हो गई आपकी वांट, तो जिसको हमने V1 लिखा है, और दूसरी जो है जाना, जो जिसको हमने इन्फिनेटिव रूप में 2+V1 लिखा है, और डिड प्लस नॉट को एक साथ डिडंट लिखा है। ठीक है, मैंने इसे बुरा नहीं माना, तो आई डिड नॉट माइंड इट। ठीक है, बुरा मानना का अर्थ होता है माइंड करना, या फिर टेक इट इल भी लिख सकते हैं, टेक इट इल, ILL। ठीक है, आई डिड नॉट टेक इट इल भी लिख सकते हैं, या आई डिड नॉट माइंड इट। आगे देखें इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म में मैंने बताया है आपको कि वाक्य की सहायक क्रिया को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैंने सहायक क्रिया बता दी है कि इसकी सहायक क्रिया डिड होगी, तो पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे यहाँ भी V1 का ही प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में एक V2 डिड आ चुका है, तो एक V2 के रहते दूसरा V2 प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें अगर निगेटिव वाक्य हो तो हम नॉट का प्रयोग आपको बताया गया है कि इंट्रोगेटिव में अगर नॉट का प्रयोग करना हो तो हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, या फिर हम सहायक क्रिया के साथ लगाते हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं कि नॉट को मैंने सब्जेक्ट के बाद लिखा है, और दूसरी बार नॉट को मैंने डिड के साथ लिखा है, डिडंट करके। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य किसी भी प्रकार से बनाएं वो सही होगा। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि क्या अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा, डिड द इंग्लिश मैन लीव इंडिया। यहाँ पर लीव लिखेंगे, लेफ्ट नहीं लिखेंगे, याद रखें, क्योंकि डिड लग चुका है, V2 है, और यहाँ पर लीव लिखा जाएगा। फिर है, क्या तुमने उन्हें उस काम को करने की अनुमति दी, डिड यू अलाउ हिम टू डू दैट वर्क। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं डिड लगा है और अलाउ का प्रयोग किया गया है जो कि V1 है। और यहाँ पर ध्यान देंगे, काम करना और अनुमति देना, यहाँ दो क्रियाएं हैं। तो अनुमति देना पीछे वाली क्रिया है, वो मुख्य क्रिया बन जाएगी, तो उसका अर्थ अलाउ हो गया, अलाउ को हमने आगे लिखा है। और काम करना तो टू डू, 2+V1 के रूप में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर है, क्या हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, डिड आवर कंट्री नॉट बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक है, या फिर आप इंडिपेंडेंट नहीं लिख सकें तो फ्री लिख दीजिएगा, वो भी सही है। फिर है, क्या आपने मैच जीतने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर भी जीतना और कोशिश करना दो क्रियाएं हैं, तो कोशिश का हम पहले ट्राई आगे लिखेंगे और फिर जीतना पीछे, टू विन, 2+V1 के रूप में। तो डिडंट यू ट्राई टू विन द मैच, यहाँ पर नॉट का प्रयोग मैंने किया है डिड के साथ, और ऊपर वाले वाक्य में मैंने नॉट का प्रयोग किया था सब्जेक्ट के बाद। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग या तो सहायक क्रिया के साथ होता है या सब्जेक्ट के बाद होता है। अब क्वेश्चन फॉर्म है, तो सेम इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर के आगे आपको क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्दों को जोड़ देना है, जिसमें मैंने बहुत सारे प्रश्नवाचक शब्द बताए हैं, उसका प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग या तो सब्जेक्ट के बाद या तो सहायक क्रिया के साथ करेंगे। ठीक है,
इसमें उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा। यहाँ पर सबसे पहले इस वाक्य में आप देखें क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो यहाँ पर लिखा रहेगा क्या। क्या का अर्थ हो गया वाट, तो वाट डिड वी सी। अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड यहाँ वाट लिख दिए, उसके बाद डिड है तो डिड लिख दिए, और सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ हम लोग के लिए वी लिख दिए, और V1 है देखना, क्रिया है देखना, तो देखना का होता है सी, जिसका V1 सी ही होगा तो वो लिख दिए। और इस वाक्य में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी कई उदाहरण हैं कि आपने कब काम किया, कब का होता है व्हेन डिड यू वर्क। ठीक है, फिर तुमने पत्र कहाँ भेजा, वेयर डिड यू सेंड द लेटर। तो इस वाक्य में देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया है वर्ब के बाद, ठीक है, V1 के बाद। फिर है उसने क्या करना चाहा, व्हाट डिड ही वांट टू डू, तो यहाँ पर हम ये भी डाल देंगे। तो चाहना और करना दो क्रियाएं हैं इसमें, तो पहले चाहना वाला क्रिया को हम आगे लिखेंगे, वांट लगा दिए, और फिर करना टू प्लस V1 के रूप में टू डू हो जाएगा। फिर है आपने शादी क्यों नहीं की, तो यहाँ निगेटिव को मैंने डाला है, तो निगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के साथ किया है। वाई डिडेंट यू मैरी। फिर आपने यह बात कैसे नहीं जानी, यहाँ पर नॉट का प्रयोग मैंने सब्जेक्ट के बाद किया है, तो हाउ डिड यू नॉट नो दिस मैटर। इस तरह से आप वाक्य को बनाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो मैंने जितने भी तरह के वाक्य थे उसको बताया कि सिंपल पास्ट टेंस में हम किस किस तरह के इंट्रोगेटिव, WH सेंटेंस, या फिर जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था वो सब मैंने निगेटिव वगैरह सब बता दिया, उसके प्रयोगों को भी जान लिया हमने। अब आगे देखते हैं कि कुछ विशेष प्रकार के वाक्य, इसमें विशेष वाक्य भी हैं जिसे हमें जानना होगा। तो सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आप देखेंगे टाइप 1, जिसमें मैंने लिखा है कि जिस वाक्य से यह स्पष्ट हो कि कर्ता को कोई खास काम करने की आदत थी, मतलब वाक्य का जो सब्जेक्ट था उसे कोई खास काम करने की आदत थी जिसे वे हमेशा या प्रायः या बार बार भूतकाल में करते थे। ठीक है, जो वाक्य के कर्ता होंगे वो उस काम को हमेशा, प्रायः और बार बार भूतकाल में दोहराते थे, करते थे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद निम्न प्रकार से किया जाता है। तो कैसे किया जाएगा, देखिए, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आगे भी आपने एक बार यूज टू का प्रयोग देखा था, जहाँ हमने ये बताया था कि यूज टू का प्रयोग जो है हम लोग किसी की आदत को बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ किया है कि आदत के बारे में ही बताया गया है। आप ध्यान देंगे सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर V1 का प्रयोग इसीलिए किया गया क्योंकि यूज्ड का प्रयोग है। यूज्ड मतलब यूज़ का V2 है ना, यूज़ V1 होता है, यूज्ड V2 होता है। तो यहाँ यूज्ड टू का प्रयोग करते ही हम जो है उस क्रिया को, मुख्य क्रिया को V1 में बदल देंगे, क्योंकि एक वाक्य में दो V2 नहीं होंगे। ठीक है, अब ध्यान दें कि इसके निगेटिव रूप के लिए हम यूज्ड नॉट टू, मतलब नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के साथ होगा। यहाँ पर सहायक क्रिया यूज्ड है तो यूज्ड नॉट टू, या फिर इस तरह से हम लगा सकते हैं कि यूज्डंट टू या फिर डिडंट यूज टू। डिड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, लेकिन आप देखें डिड भी एक क्रिया है और यूज़ भी एक क्रिया है। तो यहाँ पर जब V2 डिड लग गया तो फिर हम जो है यूज्ड नहीं लिखेंगे, यूज़ लिखेंगे। ठीक है, जब डिड लग गया, V2 लग गया, तो हम लोग यूज़ लिखेंगे, यूज्ड नहीं लिखेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें कि वह मेरे यहाँ आया करता था। इस वाक्य को हम चलिए अनुवाद करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे ही यूज्ड टू कम टू मी, ही यूज्ड टू कम टू मी। इस वाक्य को ऐसे बनाएंगे। तो आप यहाँ जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा था सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास का या फिर मेरे यहाँ का जो है टू मी होता है, तो वो मैंने लिख दिया है। मैं शाम को नहीं पीटा करता था, तो आई यूज नॉट बीट श्याम। आप इस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप डिडंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। आई डिडंट यूज टू बीट श्याम। आप चाहें तो यहाँ पर यूज्ड नॉट को अलग अलग भी लिख सकते हैं। आई यूज्ड नॉट टू बीट श्याम, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे है क्या वह धूम्रपान किया करता था,
तो डिड ही यूज टू स्मोक आप इस तरह से बना सकते हैं डिड का प्रयोग करके, ठीक है। लेकिन डिड लगेगा V2 हो जाएगा, तो आप यहाँ यूज़ लिखेंगे, V1 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यूज्ड का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, यूज्ड ही टू स्मोक, ठीक है, यूज्ड ही टू स्मोक। अब है तुम कैसे अपना दिन बिताया करते थे, तो हाउ यूज्ड यू टू स्पेंड योर डेज, ठीक है, हाउ यूज्ड यू टू स्पेंड योर डेज। या फिर आप यूज्ड का प्रयोग डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ये आपको सुनने में बोलने में ऑड लगता है, तो आप डिड का प्रयोग कर सकते हैं, हाउ डिड यू यूज टू स्पेंड योर डेज, ये सही हो जाएगा, स्पेंड, हाउ डिड यू यूज टू स्पेंड योर डेज। यहाँ पर देख लीजिए कितनी क्रियाएं, एक डिड हो गया, दूसरा यूज हो गया और तीसरा स्पेंड हो गया। तो आप पहली क्रिया को ही V2 लिखेंगे, बाकी सारी क्रियाएं जो है, यूज आपका V1 हो गया और टू स्पेंड इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है। टाइप 2 की बात करते हैं। तो जब वाक्य के भाव से यह स्पष्ट हो कि कोई काम किसी घटना के उपरांत शुरू हुआ है, मतलब कोई घटना घट गई उसके बाद ही ये काम शुरू हुआ है, या फिर ऐसा लगे कि कर्ता किसी निश्चित कार्य को करने लगा, ठीक है, किसी निश्चित कोई काम है उसको करने लगा, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद निम्न प्रकार से किया जाता है। कैसे किया जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस बिगन प्लस इन्फिनेटिव। ध्यान दीजिएगा यहाँ बिगन जो है, बिगिन का V2 है, ठीक है, बिगिन मतलब शुरू करना, है ना। तो ऐसे काम के लिए जो है हम लोग पास्ट में बना रहे हैं तो बिगैन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दें ऐसे वाक्य जो है प्रेजेंट में भी आ सकते हैं, तो वहाँ बिगिन का प्रयोग करेंगे, ना कि बिगैन का, BEGIN का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में इन्फिनेटिव होगा। जैसे आप उदाहरण देखें, मैं उसे प्रेजेंट और फ्यूचर में भी बताऊंगा। जैसे कि वह गाने लगा, तो इसका क्या बनाएंगे, ही बिगेन टू सिंग। अगर ये प्रेजेंट में होता तो वाक्य क्या होता, वह गाने लगता है, ठीक है। तो ही बिगिन्स टू हो जाता, बिगिन्स, क्योंकि ही लगा हुआ है ना, तो वर्ब में सब्जेक्ट के साथ SES का प्रयोग होगा, ही बिगिन्स टू सिंग हो जाता, ठीक है। और अगर ये फ्यूचर में होता तो कैसा होता, वो बन जाता फ्यूचर में कि वह गाने लगेगा, ठीक है, ही विल बिगिन टू सिंग, इस तरह से बनाएंगे। लेकिन यहाँ हम लोग पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पास्ट टेंस को जाने, और बाकी अगर आप लिखना चाहें तो मैंने बता दिया है, आप चाहें तो उससे लिख सकते हैं। अब जैसे और उदाहरण देखें, वह नहीं रोने लगी, शी डिड नॉट बिगिन टू वीप। ध्यान दीजिएगा यहाँ मैंने डिड का प्रयोग किया जो कि एक V2 है, तो बिगैन को बदल कर मैंने बिगिन कर दिया जो कि V1 है ना। वाक्य में एक ही V2 होगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को, तो यहाँ बिगिन का प्रयोग किया जाएगा। फिर है, क्या वे लोग गांव में रहने लगे, डिड दे बिगिन टू लिव इन द विलेज। आप ध्यान देंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव वाक्य है तो डिड से शुरू होगा, और डिड V2 है तो यहाँ हम बिगिन का प्रयोग करेंगे, है ना, बिगिन का प्रयोग तो करेंगे नहीं। फिर है, क्या बच्चे नहीं पढ़ने लगे, निगेटिव है तो आप चाहें तो नॉट का प्रयोग डिड के साथ करें या फिर सब्जेक्ट के बाद करें। यहाँ मैंने सब्जेक्ट के बाद इसका प्रयोग किया है, डिड द चिल्ड्रन नॉट बिगिन टू रीड, ठीक है। फिर है, तुम्हारे पति क्यों संदेह करने लगे, यह एक प्रश्नवाचक शब्द है, तो क्यों का प्रयोग किया गया है। तो क्यों के प्रयोग पर हम क्या करेंगे कि पहले वाई, क्यों का इंग्लिश वाई लिखेंगे, वाई डिड योर हस्बैंड बिगिन टू डाउट। यहाँ पर डिड लग गया तो फिर आप बिगिन का प्रयोग करेंगे, वाई डिड योर हस्बैंड सब्जेक्ट है, जिसके बाद बिगिन प्लस टू प्लस V1 डाउट, संदेह है ना, 2+V1 इन्फिनेटिव रूप का प्रयोग करेंगे। अब है, तुम लोग क्या करने लगे, व्हाट डिड यू बिगिन टू डू, ठीक है, व्हाट डिड यू बिगिन टू डू। वे लोग कहाँ क्यों भागने लगे, वाई डिड दे बिगिन टू फ्ली अवे। भागने का इंग्लिश होता है फ्ली अवे, वाई डिड दे बिगिन टू फ्ली अवे। अब आगे टाइप 3 देखें कि जब हिंदी के वाक्यों में क्रिया के बाद ही तो, ठीक है, क्रिया के बाद ही तो लिखा रहे, ठीक है, ही तो का प्रयोग हो, तो इससे यह पता चलता है कि उस कार्य पर बहुत जोर दिया जा रहा है, ठीक है, वाक्य को प्रेशराइज किया जा रहा है, इम्फेटिक बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद किस प्रकार करेंगे, तो देखिए यहाँ आप ये याद रखेंगे, वाक्य में ही तो लिखा होना चाहिए क्रिया के बाद। चलिए देखें, यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज और डिड। यहाँ डू डज जो है आपके प्रेजेंट के वाक्य के लिए होगा और डिड जो है पास्ट,
तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो पास्ट पढ़ रहे हैं, डिड का ही प्रयोग करेंगे और उसके बाद भी वन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सीता काम करती ही तो थी, मतलब यहाँ हम उस वाक्य को प्रेशराइज कर रहे हैं कि सीता काम एकदम करती थी, करती ही तो थी, है ना। इस पे हम जोर दे रहे हैं, इम्फेटिक बना रहे हैं कि सीता काम करती ही तो थी, तो सीता डिड डू वर्क। ठीक है। फिर है हम लोग पढ़ते ही तो थे, वी डिड स्टडी। अगर ऐसा रहता कि हम लोग पढ़ते थे तो वी स्टडीड बन जाएगा, स्टडीड मतलब भी टू, हमें डायरेक्ट भी टू लगाना होगा, वी स्टडीड बना देंगे। लेकिन यहाँ ही तो लग गया, तो आप प्रेशराइज के लिए डिड का प्रयोग करेंगे। हम लोग पढ़ते ही तो थे, वी डिड स्टडी। ठीक है। फिर है तुम जानते ही तो थे, यू डिड नो। अगर ये ही तो नहीं होता, हम तुम जानते थे, तो यू न्यू हो जाता, नो का भी टू न्यू, KNEW। लेकिन यहाँ ही तो लग गया तो इसका अर्थ बदल गया, यू डिड नो। ठीक है। टाइप 4 में आते हैं बच्चों। टाइप 4 है कि जिस वाक्य से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में जारी रहा। ठीक है, भूतकाल में भी वो जारी रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो जारी रहा ऐसे वाक्यों को निम्न प्रकार से अनुवाद किया जाता है। अब आप देखें, एक ही वाक्य को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद वेंट ऑन प्लस भर्ब ING लिख करके। वेंट देखिए V2 है ना, मतलब V2 लग रहा है, मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। ING को मत देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट प्लस वेंट ऑन प्लस भर्ब ING। या फिर अगर आपको ये तरीका ठीक ना लगे तो आप कंटिन्यूड का प्रयोग करें, कंटिन्यूड भी V2 है, कंटिन्यू का V2 कंटिन्यूड है ना, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यूड प्लस इन्फिनेटिव। और तीसरा तरीका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कैप्ट प्लस भर्ब ING, कीप का V2 कैप्ट। ठीक, देखिए तीनों में अंतर समझिएगा। पहले में वेंट ऑन का प्रयोग और उसके साथ भर्ब ING है, दूसरे में कंटिन्यूड के साथ इन्फिनेटिव है, वहाँ ING है या इन्फिनेटिव, और तीसरे में सिर्फ कैप्ट के साथ भर्ब ING, इसमें बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा है। पहले वाले में प्रीपोजिशन ऑन लगा था, दूसरा डायरेक्ट कंटिन्यूड के बाद इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1, और तीसरा कैप्ट के साथ भर्ब ING। तो ये तीनों में से कोई भी तरीका आप बनाएं सही होगा वाक्य। जैसे राधा रोती रही। ठीक है, आप यहाँ पर क्या बताया मैंने कि जिससे ये पता लगे कि क्रिया जो है भूतकाल में जारी रहा। तो राधा रोती रही, तो इससे क्या मतलब है, राधा कंटिन्यू करती रही उस काम को, है ना, जारी रहा। तो राधा वेंट ऑन वीपिंग आप बना सकते हैं पहले तरीके से। दूसरे तरीके से राधा कंटिन्यूड टू वीप, 2 + V1, है ना। और तीसरे तरीके से राधा कैप्ट वीपिंग। तीनों में से कोई भी बनाए सही है। फिर है क्या वे लोग झगड़ते रहे, डिड दे गो ऑन क्वेरलिंग। यहाँ देखिए मैंने गो ऑन का प्रयोग किया, वेंट का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया आप खुद जान गए रीज़न। डिड का प्रयोग किया गया है ना, डिड V2 है, वाक्य में एक ही V2 होगा, तो वेंट क्यों लगाएंगे, गो ऑन लगाएंगे ना, गो V1 है और वेंट V2 है। तो डिड दे गो ऑन क्वेरलिंग। फिर इसका दूसरे तरीके से अगर बनाए तो कंटिन्यूड की जगह कंटिन्यू हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंटिन्यूड तो V2 है, तो यहाँ डिड लग गया तो V1 लगेगा। डिड दे कंटिन्यू टू क्वेरल। और फिर है डिड दे कीप क्वेरलिंग, यहाँ पर कैप्ट नहीं लिखे हैं, कीप लिखे हैं, है ना, क्योंकि डिड लगा हुआ है, V2 लगा हुआ है, तो V1 लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि वाक्य में एक ही V2 होना चाहिए, दूसरा V2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है तुम क्या करते रहे, उसी तरह का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग मैंने कर दिया है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है क्या, जिसका इंग्लिश है व्हाट। तो व्हाट डिड यू गो ऑन डूइंग, यहाँ पर गो का प्रयोग किए हैं, वेंट का प्रयोग नहीं किए क्योंकि डिड लगा हुआ है ना। व्हाट डिड दे यू गो ऑन डूइंग। फिर है व्हाट डिड यू कंटिन्यू टू डू, यहाँ कंटिन्यू का प्रयोग किए हैं, कंटिन्यूड का नहीं किए हैं क्योंकि डिड लगा हुआ है। और फिर है व्हाट डिड यू कीप डूइंग। आप ध्यान रखेंगे गो के बाद ऑन लगाना है, कंटिन्यू के बाद 2 + V1 लगाना है, और कीप के बाद भर्ब ING लगाना है। ये चीज़ का प्रयोग आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलें टाइप 5 में। तो ऐसे वाक्य जिनसे यह पता चले कि कर्ता केवल एक ही कार्य को करता रहा, मतलब कि जो वाक्य का सब्जेक्ट होगा वो केवल एक ही काम कर रहा है, कोई और काम नहीं कर रहा है, कोई दूसरा काम नहीं करता रहा,
तो ऐसे वाक्यों में क्रिया के बाद ही का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको उधर दिखाए थे ही तो का प्रयोग था, यहाँ केवल ही का प्रयोग होगा। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद निम्न प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1। ये थोड़ा सा जटिल है, इसे आप समझें कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1, इस तरह से आप बनाएंगे। डिड लगा है मतलब ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस V2 है ना, और इसीलिए दूसरा वाला वर्ब जो है हमारा वो V1 है। तो देखिए कैसे होगा, वे लोग झगड़ते ही रहे। ठीक है, यहाँ ही लगा ना, सब्जेक्ट के बाद ही लगा, सॉरी वर्ब के बाद ही लगा, तो वे लोग झगड़ते ही रहे। दे डिड नथिंग बट क्वेरल। देखिए दे हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना था डिड तो डिड लगा दिए, नथिंग बट लग गया, नथिंग बट लगा दिए, और झगड़ना का होता है क्वेरल तो V1 लगा दिए क्वेरल। ठीक है, फिर है क्या तुम खेलते ही रहे, डिड यू डू नथिंग बट प्ले। ठीक है, डिड लगा दिए, डिड आगे चला आया और बाकी सब आपका वही है कि डिड यू डू नथिंग बट प्ले। उसके बाद है राम क्यों गाता ही रहा, तो वाई डिड राम डू नथिंग बट सिंग। वाई डिड राम डू नथिंग बट सिंग। सब्जेक्ट के बाद जो है आपका डिड है ना, वो डू में बदल जाएगा और डिड चला जाएगा आगे, तो वाक्य में एक ही V2 होता है तो डिड लगा देंगे। वाई डिड राम डू नथिंग बट सिंग। इस तरह से आप वाक्य को बनाएंगे। ध्यान रखेंगे इसका पहचान है कि क्रिया के बाद ही लगा रहेगा। ठीक, टाइप 6 में आते हैं बच्चों। टाइप 6 है कि जिस क्रिया से यह स्पष्ट हो कि कोई कार्य भूतकाल में अतिशीघ्र शुरू होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू होने वाला है भूतकाल में। ठीक है, अगर ऐसा वाक्य हो तो उसका अनुवाद निम्न प्रकार से करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये पास्ट टेंस में रहेगा तो वाज वेयर का प्रयोग होगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो इज एम आर का प्रयोग रहेगा। ठीक, जैसे आप देखें यहाँ 4 वाक्य लिखे हैं और उसको हमने एक ही वाक्य में बदल दिया है। 4 वाक्य का एक ही इंग्लिश होता है। जैसे अगर लिखा रहे कि रोगी मरने मरने को था, जिसका अर्थ ये था कि वो काम होने ही वाला था, वो मरने ही वाला था। देखिए वो भी लिखा है कि रोगी मरने ही वाला था, रोगी मरने को ही को था, रोगी मरने पर ही था। तो ऐसे जितने भी वाक्य आएंगे सबका अर्थ अगर यही होता है कि वो काम बस होने ही वाला था, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा, द पेशेंट वॉज अबाउट टू डाई। सब्जेक्ट हो गया द पेशेंट और सिंगुलर है इसीलिए वाज का प्रयोग किया गया, अबाउट लगा दिए और इन्फिनेटिव मतलब मरना, यहाँ पर क्रिया है 2 + V1 तो 2 + डाई। ठीक है, अब है गाड़ी खुलने को थी, खुलने को थी, गाड़ी खुलने ही वाली थी, गाड़ी खुलने ही को थी, या फिर गाड़ी खुलने पर ही थी। ठीक है, तो द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, इस तरह से बना देंगे। फिर है तुम कब जाने को ही थे। ठीक है, को थे तो, या फिर तुम कब जाने ही वाले थे, तुम कब जाने ही को थे, या फिर तुम कब जाने पर ही थे। ठीक है, तो ऐसे जो भी वाक्य होंगे आप उसका यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक वाला ये वाक्य है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द है कब, कब का होता है वैन, वैन लगा दिए, और उसके बाद आप इंट्रोगेटिव WH का नियम जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको जो है सहायक क्रिया देनी होती है, तो सहायक क्रिया हो जाएगा वाज वेयर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है तुम मतलब यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है, वैन वेयर यू अबाउट टू गो। तो इस तरह से आप वाक्य को बना देंगे। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से प्रेजेंट का जो पास्ट का जो सिंपल पास्ट टेंस है, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, वो यहाँ समाप्त होता है। और ये वीडियो शायद काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आप इस वीडियो के नोट्स को ढंग से तैयार कर लें, आगे भी ये आपको काम आएंगे। अगर सिर्फ मैट्रिक ही नहीं आपको आगे भी पढ़ना है तो आप इस नोट्स को तैयार रखेंगे, आपको ये आगे भी सहायता करेगा। तो तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, और वीडियो अब रेगुलर आएगी क्योंकि काफ़ी दिनों से ये वीडियो मैं डाल नहीं पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कुछ ऐसे परिस्थितियाँ आ गई थी कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा था, पर्व त्यौहार, उसके अलावा भी बहुत कुछ पारिवारिक समस्याएं, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो आपको नियमित रूप से मिल सकें, और ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि
दिसंबर के अंत होते होते तक मैं आपका ग्रामर सेक्शन पूरा ख़त्म कर दूं। तो इसके लिए आप अपना सहयोग बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। किसी भी तरह के सुझाव, शिकायत या अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट में आपके हर सवाल को दूर करने की, हर समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि। और जो वीडियोस दिन में देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग। ओके, आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।